हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसेस करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक हमने पढ़ा है, कैसे हम मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं, रो नोटेशन क्या होती है, एटसेट्रा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट को भी हमने पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कौन सा पाथ फॉलो करता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो स्टेप वाइज कंटिन्यूस पाथ होता है जहाँ जो फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका मैकेनिज्म कहते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ पाथवे बाय विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। अब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे पास क्या होता है? सबस्ट्रेट है, हम इसमें कोई ना कोई रिएजेंट डालते हैं, राइट। हम कोई ना कोई सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, प्रोडक्ट बनता है। कुछ ना कुछ कंडीशन होती हैं, टेम्परेचर की होती हैं, हाई है या लो है, राइट। कभी लो रखते हैं, कभी हाई रखते हैं। तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, अब देखो, जब सबस्ट्रेट रिएजेंट से मिलता है, सबसे पहले क्या होगा? जब ये इस पे ऐड होगा या अटैक करेगा तो क्या करेगा? ओल्ड बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होता है? कोई इंटरमीडिएट बन जाता है, या तो प्लस चार्ज आ जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है, या कार्बन आयन बन जाता है, या फ्री रेडिकल बन जाता है, या कार्बिन बन जाता है, नाइट्रोजन, जो भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन जाता है। फिर क्या होता है? नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट उसे बुलाते हैं। और फिर क्या होता है? प्रोडक्ट बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, इनके बारे में अब पढ़ेंगे हम। रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये एज सच कभी भी स्टेबल नहीं होते, और ये क्या करते हैं? अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। सोलवेंट, सोलवेंट क्यों यूज कर रहे हैं? सोलवेंट यूज करते हैं हम रिएक्शन मिक्सचर को होमोनाइज करने के लिए, ठीक है, सेम फेज में लाने के लिए। जो रिएक्शन मिक्सचर है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो हमने ऐड किया, हम सोलवेंट यूज करके इसको होमोनाइज कर देते हैं। ठीक है, होमोजेनाइज करने से क्या होगा? होमोजेनाइज करने से इसका फेज सेम हो जाता है। फेज सेम होने से क्या होता है कि जो कोलिजन होता है रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट के बीच में, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन से बुलाते हैं। कोलिजन इंक्रीज होने से क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की यील्ड होगी वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट आप रिएक्टेंट आपका फास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट यूज करते हैं, ताकि आपका रिएक्शन मिक्सचर होमोनाइज हो उसके, और होमोनाइज होने से क्या हो? इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाए। इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। इफेक्टिव क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इफेक्टिव भी दो पैरामीटर्स इन पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव कोलिजन कौन होते हैं? एक तो जिनकी ओरिएंटेशन सेम हो, ओरिएंटेशन आपकी जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट है इनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अब देखो, हो सकता है सबस्ट्रेट रिएक्टेंट दोनों मिक्सचर में सेम चार्ज की साइड से पास पास आए, लेकिन फिर क्या होगा? रिपल्शन होगी और वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो क्या होता है ओरिएंटेशन का मतलब? हम क्या क्या समझेंगे कि ये इनकी ओरिएंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि अगर ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की साइड से ही इसके पास आए। ठीक है, ताकि ये इसके साथ कोलाइड हो सके या मिक्स हो सके और ये क्या करे? प्रोडक्ट बनाए। सेकंड, ये कहता है मिनिमम एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए ताकि ये क्या करे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। देखो, जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, एनर्जी में रिएक्टेंट में जब कोई भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हो यहाँ पे, डल सी जो भी है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो ये इसका एनर्जी बैरियर होता है एक तरह से। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए इसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी है इतनी। तो इस एनर्जी, जब तक इतनी एनर्जी नहीं होगी रिएक्टेंट के पास, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये इतनी, और ये है एनर्जी बैरियर की एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहता है कि जितनी एनर्जी इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए,
वो इसके पास होने चाहिए, तभी आपके कोलिजन वो इफेक्टिव हो सकते हैं, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कोलिजन में आपने पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन भी होते हैं, टकरा के वापस चले जाते हैं, राइट, नॉन इलास्टिक भी होते हैं। तो जब भी आपको इफेक्टिव कोलिजन चाहिए, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसके पास ओरिएंटेशन और इफेक्टिव कोलिजन के लिए मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करता है ये, कभी कभी सॉल्वेंट है ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करता है, ताकि ये जो स्टेट की एनर्जी है इसको डिक्रीज कर देता है, जिससे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में फास्ट हो जाती है। ठीक है, अगर ये जो एनर्जी है ये इसको डिक्रीज कर दे समहाउ, ये एनर्जी सपोज इसको सिर्फ इतना ही बैरियर मिले, इसकी बजाय इससे मिल रहा इतना, इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। तो ये करता है आपका सॉल्वेंट का काम है। नेक्स्ट, अब देखो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही है, इंटरमीडिएट भी बन रहा है, तो कैसे समझोगे आप। सपोज आपके पास है, ये एग्जांपल से समझो, ये हमने कोई रिएजेंट लिया NH2 नेगेटिव, या आप इसकी जगह सिंपल Y नेगेटिव कर लो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई भी कंपाउंड लिया, देखो सबसे पहली बात तो आप जब साथ साथ मेरे ये रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर फॉलो करोगे तो आपको ऑर्गेनिक में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप समझ पाओगे कि कहाँ पे रिएक्शन होगी और कहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमने ये लिया है लेकिन अटैक कहाँ करेगा, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम ये सब डीपली कवर करेंगे। अब देखो वही नेगेटिव है, अभी आप सिर्फ इतना समझो, मैं ट्रांजिशन स्टेट को आपको समझाना चाह रही हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, कैसे अटैक करेगा। तो ये नेगेटिव, इसको कैसा सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर चाहिए, तभी अटैक कर पाएगा। ये पॉजिटिव कहाँ होगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, ये सेंटर कैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो ये वाई यहाँ पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा, इसको हम लिखेंगे ऐसे डॉट की फॉर्म में, और एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड लगाएंगे डॉटेड, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ऊपर की साइड, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या कोई किसी नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ओल्ड बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद ये क्या बन जाएगा, जैसे ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये इसके साथ अटैच हो गया, चार्ज नहीं लगाना है, ओ नेगेटिव, ये बन गया आपके पास इंटरमीडिएट। ओके, नेक्स्ट फिर क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या है OR है, या तो कोई लिविंग ग्रुप रहा होगा यहाँ पे, या क्या करेगा ये सॉल्वेंट से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा यहाँ और इसको बाहर निकाल देगा। अब फिर से क्या हो रहा है, ये देखो इस बॉन्ड को भी डॉटेड बनाओगे क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होना है। ठीक है, OR भाई, इसको बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग कंप्लीट, और ये हो जाएगा O, यहाँ आ गया Y, ये OR बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये था आपका ट्रांजिशन स्टेट। कैसे ट्रांजिशन स्टेट को समझते हो आप, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, और ये कन्वर्ट हो गया आपका प्रोडक्ट में। ओके, तो ये इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब एक डिटेल्ड स्टेप वाइज पाथ जो इसने फॉलो किया कि कैसे कैसे रिएक्शन टेक प्लेस करती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट का हमें समझ आ गया, टेम्परेचर के बारे में भी बात करेंगे, पहले एक बार इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है 1 और ट्रांजिशन स्टेट बनी 2। ठीक है, तो हमेशा आपके रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट कभी कभी नहीं भी बनते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट हमेशा बनती है। ठीक है, और जो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है हमेशा रिएक्टिव इंटरमीडिएट से एक ज़्यादा बनती है, n+1। अगर आपके पास n नंबर ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेंगी, n+1 बनेंगी हमेशा। ठीक है, अब जो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, हम क्या करते हैं, रिएक्शन का अगर हमें मैकेनिज्म प्रपोज करना है, हमें पता करना है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये, तो हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट को के थ्रू भी हम इसको
डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट को हमें अगर मैकेनिज्म देखना है कि कैसे इस रिएक्शन ने कैसा मैकेनिज्म फॉलो किया है, इसने ट्रांजिशन स्टेट बनाई है या इसने इंटरमीडिएट कौन सा बनाया है, क्या बनाया होगा, तो हम क्या करते हैं इन सबको डिटेक्ट करने के लिए, मैकेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए रिएक्शन के, हम क्या करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो भी बन रहा है उसकी स्टडी कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन कैसे हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जब कई बार क्या होता है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते ही नहीं है, तब हम ऐसे केस में ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं। राइट, अब देखो हमारे पास क्या था, इफेक्टिव कोलिजन। सबसे पहले क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन हुआ, इफेक्टिव कोलिजन अमंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, जैसे हमने क्या लिया था, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट। फिर क्या हुआ, पहले बनी हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। राइट, फिर बना हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट, फिर से बनी एक ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम क्या कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, और आफ्टर दैट प्रोडक्ट। राइट, ये बात हमने फॉलो किया। अब क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए बनती हैं। इनका जो लाइफ टाइम है फेम्टो में होता है, मतलब 10⁻⁻15 to 10⁻⁻13 सेकेंड, ये टाइम होता है इनका बहुत। और जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं ये बनते, इनका लाइफ टाइम होता है माइक्रो सेकेंड, मतलब 10⁻⁻6 to 10⁻⁵ सेकेंड। ठीक है, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का टाइम फेम्टो से ज़्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा है। इसीलिए हम जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हमें बात करनी है कि किस पाथ के कौन सा पाथ फॉलो किया, तो हम हमेशा रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू इसका मैकेनिज्म प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका लाइफ टाइम फिर भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए बनती है, इनको इतना जल्दी डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये है हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ बेसिक टूल्स कि हमारे पास क्या बन रहा है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, या जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में। देखो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या कहता है, टू टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एक को बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, एक होती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। इनको पहचानते कैसे और इनका मतलब क्या होता है, एक बार ये समझे। देखो आप इसको ऐसे लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो होगी आपके पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है आपके पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान दें एक बार। काइनेटिकली कंट्रोल जब प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है, इसमें मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, रिपल्शन, और ये जो रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पर टेक प्लेस हो जाती है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसकी पहचान क्या है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है। स्टेबिलिटी, सबसे पहली बात तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू काइनेटिकली कंट्रोल, लेस पोलर प्रोडक्ट बनता है। सेकेंड, नेक्स्ट ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसको पहचानने का तरीका, इनमें रेजोनेंस होती है। ऐसा नहीं कि सभी फैक्टर प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी फैक्टर मिल सकता है आपको, हाइपर कंजुगेशन हो सकती है, ये सभी क्या स्टेबिलिटी फैक्टर है, कंजुगेशन, और क्या हो सकता है, लेस स्टेरिक रिपल्शन हो सकता है। ठीक, तो ये है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन में केसीपी और टीसीपी को पहचानने के कुछ टूल्स। अब देखो आप इनको समझो एक बार कि इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई सबस्ट्रेट ऐसा है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिसके पास दोनों सेंटर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी इलेक्ट्रॉन रिच भी है, तो हमेशा आपकी जो रिएक्शन होती है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ही बनाती है। ठीक है, इसको एक बार समझे, आपको समझ आएगा ये कैसे कैसे होता है। देखो आपके पास सपोज ये कोई ऐसी मॉइटी है या सबस्ट्रेट है, यहाँ पे कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और आपके पास है कोई एक रिएजेंट Y नेगेटिव। राइट, अब देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है,
एक तो ये कि ये इस पे अटैक कर सकता है, एक ये कि यहाँ से हाइड्रोजन ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव एच पॉजिटिव ले सकता है। इसको पाथ ए बोलते हैं, इसको बी बुलाते हैं। चलो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है। जब ये ए पे करता है अटैक, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ओ नेगेटिव, वाई इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब ये ओ नेगेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल होता है बेटा, ये सोलवेंट से प्रोटॉन ले लेता है, ओ एच बना लेगा, और ये वाई इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन। चलो अब यहाँ से करता है तो क्या बनता है, ये प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच, और यहाँ आ गया कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एज सच। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या करता है, रेजोनेंस दिखाता है ना, रेजोनेंस, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड एच, ठीक है। अब जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो यहाँ पे सेम स्टेज आ गई, इसके पास भी, इसके पास भी, ये देखो यहाँ देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट के थ्रू तो हम नहीं बता सकते, है ना, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। अब देखो कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए इसे, बी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो देखो हमारे पास प्रेफरेंशियल 2 साइड थी, ए और बी, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सिलेक्टिविटी की, तो हमारे पास क्या आता है, मेजर कौन बनेगा, ये। क्यों? क्योंकि ये इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, राइट। तो हम कैसे देखते हैं कहाँ पे अटैक कर सकता है, हमें देखना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ केसेस